मेरे चैनल सच आज का से मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे संबोधित हूँ। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, बहुत दिनों से हम हरियाणा के इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर बिजी थे। ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, फोरकास्ट भी हम कर रहे थे, बता भी रहे थे। मैं ही नहीं, सारे देश के सेफरोलॉजिस्ट, सारे देश के यूट्यूबर, अधिकांश, और गोदी मीडिया वाले भी, मोदी मीडिया वाले भी, सब कर रहे थे। और सबका ये विश्वास था कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का कदम आगे है भाजपा से, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब डाक पत्रों का, यानी 8 तारीख की सुबह 8 बजे जब डाक पत्रों का काउंटिंग शुरू हुआ तो उसमें कांग्रेस बहुत आगे थी। वो एक इंडिकेटर होता है कि कम से कम इस इलाके का, जिस इलाके के डाक पत्र जो हैं काउंट किए जा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति रहेगी चुनाव की। वो एक तरह से सैंपल होता है। उस सैंपल में तो कांग्रेस पास थी, 71 सीटें आ गई थी। 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ऐसा कुछ हो गया, पलटा खा गया। अब इसकी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। ईवीएम की बात हो रही है, संगठन की बातें हो रही हैं, बड़े बड़े यूट्यूब पे चैनल जो हैं वो अपने अपने वीडियो दे रहे हैं। मित्रों, मैं ईवीएम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ईवीएम के ऊपर चर्चा करना और ईवीएम में यदि कोई गलती हुई है, यदि धोखा हुआ है और हमारे जनमत को हथियाने का कोशिश किया गया, तो उसकी सोच कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। आपके पास तौर तरीके मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन जाइए, और इलेक्शन कमीशन यदि आपको सेटिस्फाई नहीं करता, कोर्ट में जाइए। करना भी चाहिए, आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो 5 उन बड़ी बातों की कह रहा हूं जिसकी तरफ आपका यदि ध्यान चला जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हो सकता है सारे चैनल ऐसे ही कह रहे हो, कोई ना कोई गलती निकालते हैं, परंतु मैं गलती आपकी संगठन की बात कर रहा हूं। और एक बात मैं आपको कह देता हूं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ने बहुत शानदार तरीके से इलेक्शन लड़ा। आगाज बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के इस इलेक्शन में, अंजाम अच्छा नहीं हुआ। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है, माफ़ कीजिएगा, मैं अध्यापक हूँ, मैं कह भी सकता हूँ, और आपको सुननी भी चाहिए। आप पाठक भी हैं, आपके प्रशंसक भी हैं, श्रीमान राहुल जी। आपको ब्लैकमेल करने वाले आपकी पार्टी के सदस्य, कोई कहता मैं छोड़ जाऊंगा, कोई कहती है मैं छोड़ जाऊंगी। छोड़ जाएं। आपने आगे से उनकी बात नहीं माननी। यदि वो तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत है तो अवश्य मानिए, सहमति हो जाती है उस बात के ऊपर, परंतु उनको एक झलक दिखा दीजिए और उनके दिमाग में ये झलक होगी भी। वो कहते हैं एक बार हम भपकी देकर देखते हैं, यदि राहुल जी डर गए तो हमारी बात मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनका क्या हाल हुआ? वापस आने को तरसते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके संगी साथियों के हाथ जोड़ते हैं, परंतु आप उन्हें दरवाज़ा नहीं खोल के दे रहे। ये तो आप जानते ही। यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेसियों की उतनी ही कीमत है जितनी देर उनकी वैल्यू है। वैल्यू खत्म होते ही वो बिल्कुल डस्टबिन के अंदर फेंक दिए जाएंगे। ऐसा ये बता रहा है, समय बता रहा है। यह शब्द बेशक कठोर हो, परंतु समय यही बता रहा है कि दल बदलुओं की वहां कोई जगह नहीं है। उनके पास अपने ही संगी साथी बहुत। अब मैं कुछ कारण बताना चाहता हूं, 5 तो बड़े कारण हैं। आप जब सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, टिकट बांटते, इसमें कास्ट बेस और टिकट बांटी जाती है, तो आप ये देखिए हरियाणा में आपने कितनी बड़ी भूल कर दी। ब्राह्मणों को टिकटें ही बहुत कम मिली। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मणों की वकालत भी नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सोशल इंजीनियरिंग का मुझे भी कुछ ज्ञान है। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च जाति मानती है, और ये बात हजारों सालों से मनुस्मृति के समय से चली आ रही है। लोग इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं ब्राह्मण की कही हुई बात को। रामविलास शर्मा ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता भाजपा में, उनका बुरा हाल कर दिया भाजपा ने। ब्राह्मण दुखी थे, आपसे उम्मीद कर रहे थे, आपने उम्मीद तोड़ दी। अब 7 ब्राह्मण जीते हैं भाजपा में, क्योंकि उन्होंने टिकटें दी। आपने 2-3 टिकटें दी, तो एक कुलदीप वत्स बादली से जीत गए। 8 ब्राह्मण जीते। अपनी संख्या के हिसाब से उनको ये सीटें बहुत ज्यादा मिल गई हैं,
परंतु वो बड़े संतुष्ट हैं। यदि संतुष्ट नहीं होता ब्राह्मण, तो समाज के अन्य वर्गों में जहां उसकी आवाज सुनी जाती है, यस, पिछड़ा वर्ग उनकी बात सुनता है, दलित वर्ग उनकी बात सुनता है, जाट सुनता है, गुजर सुनता है, अहीर सुनता है, हरियाणा के संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूं, और वो प्रचार करता आपके खिलाफ, और प्रचार किया गया। वो साइलेंट था, आपको पता नहीं लगा, लोगों ने आप तक सूचना नहीं भेजी। यही हाल आपने वैश्यों के साथ किया। वैश्य तो बहुत खास कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, परंतु भारतीय जनता पार्टी कई बार उनको नकार देती है। इस बार उनका दाव नहीं लगा, और एक वैश्य भाजपा से जीत पाया, फरीदाबाद से विपुल गोयल, और एक वैश्य महिला निर्दलीय रूप से सवित्री जिंदल हिसार से जीती। जितने हमने एक दो वैश्यों को आपने इसमें कांग्रेस की टिकट दी, हार गए। पंजाबियों को आपने टिकटें दी, बड़ी मेहरबानी की, बहुत अच्छा किया। बीजेपी ने भी बहुत सारी टिकटें दी, उनकी भी बड़ी मेहरबानी, सशक्तिकरण हुआ पंजाबियों का। परंतु पंजाबी आपके साथ पूरी तरह से नहीं आए। 40% पंजाबियों ने या 35% पंजाबियों ने आपका साथ दिया, बाकियों ने भारतीय जनता पार्टी का। यही कारण है कि 8 पंजाबी उनकी टिकट, भाजपा की टिकट से जीते, और 5 पंजाबी जो है वो कांग्रेस की टिकट से जीते। आपने ओबीसी को बहुत भारी समर्थन दिया। ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, ये भी ओबीसी की डिमांड। ओबीसी बहुत भारी संख्या में, तकरीबन 15 ओबीसी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, और 5 जीते हैं आपकी। टिकटें आपने खूब बांटी, परंतु टिकट बांटते समय जो माइक्रो लेवल की क्लासिफिकेशन आपको करनी थी, ओबीसी कोई एक बड़ा जाति नहीं है, विभिन्न जातियों का समूह है इसके अंदर, और जिस इलाके में जो समूह होता है, डोमिनेट करता है, यदि आपने ओबीसी को भी टिकट देनी है, तो उसका पूरा ज्योग्राफिकल और उसका पूरा सोशल ज्ञान आपकी टीम के पास होना चाहिए। या लोहारों की बहुतायत है, या सुनारों की बहुतायत है, या खातियों की बहुतायत है, कारपेंटर्स की हैं, या अपने हेयर कटर्स की हैं, कुम्हारों की हैं, यानी 74-75 जातियां हैं। और अब तो ऊपर की जातियां भी नीचे आ जाती हैं। इसमें यादव आए हुए हैं, इसके अंदर विष्णोई आ गए हैं, इसके अंदर रोड आ गए, इसके अंदर गुजर आ गए। तो वो जातियां भी, ए और बी का वर्गीकरण है भाई यहाँ हरियाणा के अंदर। ये सारी जातियां अपना अधिकार मांगती, 20-22% है टोटल मिलाकर, परंतु अधिकार मांगती है, और इनको टिकटें इनकी संख्या से भी ज्यादा मिली। अच्छा हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उससे किसी भी दूसरी जाति को कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। परंतु मन से ये अभी भी अपना नेता मोदी को मानते हैं। ये समझते हैं मोदी जो वास्तविक रूप से नहीं पर कागजी रूप से एक ओबीसी स्वरूप दिखाते हैं। आज के दिन में उनकी जाति जो है वो ओबीसी नहीं पहले होती थी। तो वो यहाँ के जो सब ओबीसी हैं वो अंदर से मानते हैं कि हमारा एक्चुअल नेता जो है नरेंद्र मोदी। और आपने, जबकि आपने ओबीसी के हितों के लिए बहुत काम किया, जरा अपने नेताओं की वो कारस्तानी भी देख लीजिए। इतना जबरदस्त डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन था हरियाणा में, जाट और एससी का, और साथ मुस्लिम आपकी सहायता कर रहे थे, और साथ बाकी वर्गों के थोड़े थोड़े वोट आपके साथ थे। महानतम वोट बैंक था, तोड़ दिया ना। मैं बनूंगा, मैं बनूंगी, इसी ने है। कोई सारे दलित समाज का, संपूर्ण दलित समाज का, जिसमें भी 70 से ऊपर वर्ग हैं, एक मान्य सर्वमान्य नेता कोई नहीं आपके पास, है ही नहीं कोई। कोई नहीं बाबू जगजीवन राम की तरह है, कोई नहीं। तो आप ये देखिए कि सीटें तो आपको ज्यादा आई, जितनी रिजर्व सीटें थी इसमें कोई शक नहीं। 10 सीटें आपकी और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, परंतु उन्होंने सेंध तो लगाई। उन्होंने ब्राह्मण वोट लगभग हथिया लिए। जहां जहां पे वैश्य अलग से नहीं लड़ रहे थे, वैश्य समाज सारा उनके साथ चला गया। 50-60% पंजाबी उनके साथ चला गया। पिछड़े वर्ग के काफी वोट उन्होंने हथियाए, और दलित वोटों के अंदर भी भारी घुसपैठ की। और तो और
जाट मतदाताओं को, जिनके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा भरोसा था और हमारे हुड्डा साहब का भी था, और ये गलत भी नहीं था, वो हुड्डा साहब को अपना सर्वमान्य नेता मानते थे, परंतु 8 स्थानों के ऊपर उन्होंने जाटों को जिता लिया, अपने जाट उम्मीदवारों को, जहां उनका घुसना मुश्किल था। जाट किसान भी है, जाट पहलवान भी है, जाट जवान भी है, और यही 3 मुद्दे थे और इससे सारे सहमत थे, और यही बता रहे थे, इतने वोकल थे ये कि कांग्रेस बढ़ती भी नजर आ रही थी, परंतु सीटें उनकी लगभग आपके बराबर आ गई। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जीतने का उन्होंने पूरा प्रपंच रचा था, पूरा जाल बचा था, राजनीतिक चतुरता दिखाई थी, और हमारे कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक चतुरता का अभाव था, इसलिए हमारे रही ईवीएम की बात तो आप लड़िए, मुझे आपकी बात में वजन नजर आता है। ईवीएम के अंदर एक ऐसा, उसके बारे में असंतोष है जनता के अंदर, भ्रम है, वो भ्रम दूर होना चाहिए। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का प्रश्न है, वो निष्पक्ष तो है ही नहीं, ये तो सब जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले इलेक्शन में इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। आप किसी कार्यकर्ताओं के गलत दबाव के अंदर, किसी नेता के गलत दबाव में मत आइए। माइक्रो लेवल पर सोशल इंजीनियरिंग करिए टिकट बांटते इसमें। नंबर आखिरी बात ये कि अकेले मत लड़िए, अभी भी भाजपा आपसे स्ट्रांग है, अकेले आपके कार्यकर्ता उनके साथ लड़ने में समर्थ अभी नहीं है, हो जाएंगे, आगे की बात। आप इंडिया गठबंधन के साथ लड़िए, सबसे बड़ा नीतिकार आपने छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के साथ आप समझौता करना चाहते थे, परंतु आपके प्रदेश के नेताओं ने नहीं होने दिया। आज केजरीवाल से बड़ा रणनीतिकार, वो अच्छा है या बुरा ये अलग बात है, उसकी 100 बुराइयां मैं गिनवा सकता हूं, मेरा स्टूडेंट है, परंतु सबसे बड़ा नीतिकार है। यदि मोदी का कोई मुकाबला करता है आंखों में आंखें डालकर और उसके हर दाव को काटता है, तो वो आपके इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है, अनमृदो ममता। आपके अखिलेश भाई भी हैं, और आप तो खैर फाइटर हैं ही, आपके बारे में आप इन सब से नीचे नहीं हैं, परंतु इनको साथ लेके चलिए, और जब आप इनको साथ लेके चलेंगे विजय आपकी होगी। यही महाराष्ट्र में होगा जब आपका गठबंधन लड़ेगा, यही झारखंड में होगा जब आपका गठबंधन लड़ेगा। अकेले आप अभी लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि उस वक्त वैध और अवैध तरीके से आपको हराने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि हरियाणा में किया गया, और उसमें आपके विरोधी सफल हुए। इन सब बातों के साथ मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के बारे में, और सारे अपने श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, धन्यवाद।